हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उम्मीद टॉप टू वन में। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं और इससे पहले हमने 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि वो चारों लेक्चर आपको समझ में आए होंगे, आपको मज़ा आया होगा, है ना। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने अगले लेक्चर के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा। देखिए, रेस चाहे गाड़ियों की हो या ज़िंदगी की, जीतता सिर्फ वही है जो समय पर गियर चेंज करता है। और अब ये वक्त आ चुका है गियर चेंज करने का, कुछ कर दिखाने का और अपने सपनों को एक नई उड़ान देने का। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, ना ही मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है। मोटिवेट आपके दिल में होना चाहिए। आपके पेरेंट्स आपके असली मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनको देखिए और सोचिए कि आपको क्यों सफल होना है। आपके माता पिता की भी कुछ उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं। उनको और कुछ नहीं चाहिए, उनको तो सिर्फ इतना है कि आप सफल हों। आपकी सफलता ही उनके लिए सबसे बड़ी खुशी है। तो आप अगर और कुछ नहीं दे सकते हैं तो उनको ये खुशी तो दे ही सकते हैं, और उस खुशी को देने में मैं आपका पूरा साथ दूंगा। अब की बार सिलेक्शन ज़रूर होगा और उम्मीद टॉप टू वन देगा, एक उभरता हुआ चैनल। और जो भी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं जितनी भी वीडियो अपलोड करूंगा तो तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए, फ़िलहाल मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए अपने लेक्चर पे आता हूं। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, जो कि द्वीपों पर स्थित हैं। अगर हम भारत की बात करें तो आप जानते हैं कि भारत के पूर्व में है बंगाल की खाड़ी और भारत के पश्चिम में है अरब सागर। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप है, और जो लक्षद्वीप है ये अरब सागर में स्थित द्वीप है। तो आज हम दोनों केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो मैं बता दूं कि भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है। तो जो आपके लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार हैं, जो कि द्वीपों पर स्थित हैं, जिनमें आपका अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है और आपका जो लक्षद्वीप है वो अरब सागर में स्थित द्वीप है ना। तो आज हम सबसे पहले बंगाल की खाड़ी के बारे में डिस्कस करेंगे। सॉरी, बंगाल की खाड़ी नहीं, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह, है ना, यहां पर है आपका। चलिए, इसको पहले हम बात बताएंगे। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो सबसे पहली चीज मैं बता दूं कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो आपको दिख रहा होगा कि बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये 572 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। यहां पर अभी तो मैंने सिर्फ कुछ ही द्वीप बनाए हैं, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप में 572 छोटे छोटे द्वीप हैं, है ना। साथ ही साथ अगर हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो उसके लिए आप सबसे पहले मैप में देखिए और बताइए भारत के उत्तर में सबसे विशाल पर्वत कौन सा है। हिमालय पर्वत, बिल्कुल सही। तो भारत के उत्तर में या उत्तर पश्चिम में या उत्तर पूर्व में सबसे विशाल मोड़दार पर्वत है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत के विस्तार की बात करें तो हिमालय पर्वत पूरब से पश्चिम की तरफ विस्तृत सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पूरब से पश्चिम तक विस्तृत सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो वो है हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत जो है वे पूरब और पश्चिम में दक्षिणावर्ती मोड़ दर्शाता है। मतलब हिमालय पूरब और पश्चिम में जाकर ये दक्षिण की ओर मुड़ गया है, दक्षिण में जाके फैल गया है। तो जो हिमालय है वो पूरब में दक्षिण की ओर मुड़कर म्यांमार तक चला गया है।
मतलब हिमालय पर्वत का विस्तार जो है भारत के दक्षिण में म्यांमार तक जाकर हो गया है। और म्यांमार में हिमालय पर्वत को हम लोग कहते हैं अराकान योमा पर्वत। कौन सा पर्वत? अराकान योमा पर्वत। अराकान योमा पर्वत जो कि हिमालय का दक्षिणी विस्तार है, अराकान योमा पर्वत। अब ये जो अराकान योमा पर्वत है ये जाके आप देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी, ये पूरी भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो जो ये अराकान योमा पर्वत है ये बंगाल की खाड़ी में जाकर डूब गया है और जगह जगह पर कुछ उभरे हुए आपको शिखर दिख रहे होंगे, है ना। अब जहां से अराकान योमा पर्वत खत्म होता है, वहां से लेकर अंडमान निकोबार का जो दक्षिणी द्वीप है, यहां का अगर आप समुद्र का जल देखेंगे तो वो आपको सफेद नजर आएगा। अब क्यों सफेद नजर आएगा? देखिए, जो छिछले समुद्र होते हैं, जो ज्यादा गहरे नहीं होते हैं, तो उनके पानी का जो रंग होता है वो सफेद होता है, और जो गहरे समुद्र होते हैं उसके पानी का रंग नीला होता है। तो जो कि जो अराकान योमा पर्वत है बंगाल की खाड़ी में जाके फैल गया है, और कहीं कहीं पर जो उभरे हुए शिखर हैं, है ना, तो ये उभरे हुए शिखर ही जो है किस रूप में दिखाई पड़ रहे हैं हमको? द्वीपों के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, जिनको आज हम अंडमान निकोबार द्वीप कहते हैं, है ना। तो बेसिकली अगर हम बात करें अंडमान निकोबार की, तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये बंगाल की खाड़ी में फैला हुआ या उभरा हुआ द्वीप ही आपका अंडमान निकोबार है ना। ये बंगाल की खाड़ी में विस्तृत हिस्सा है अंडमान निकोबार। तो अगर हम बात करें अंडमान निकोबार, तो ये आपको दिख रहा होगा, इसको हम बोलेंगे अंडमान, और ये है निकोबार। अब अंडमान निकोबार के हम उत्तर में बात करें तो अंडमान निकोबार के उत्तर में एक द्वीप है जिसको हम बोलते हैं कोको द्वीप। कौन सा द्वीप? कोको द्वीप। अंडमान निकोबार या अंडमान के उत्तर में एक द्वीप है, इसको बोलते हैं हम लोग कोको द्वीप। कोको द्वीप। और कोको द्वीप पर किसका अधिकार है, यह भी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ ले कि जो अंडमान निकोबार के उत्तर में कोको द्वीप है, कोको द्वीप पर किस देश का अधिकार है, तो कोको द्वीप पर जो है म्यांमार का अधिकार है, म्यांमार का, है ना, याद रखिएगा। और इससे पहले मैंने आपको बताया भी कि जो कोको जल संधि है वो किन दो द्वीपों को अलग करती है, तो वो आपका कोको द्वीप और अंडमान द्वीप को अलग करती है ना। बीच में कोको जल संधि है जो कि कोको द्वीप और अंडमान को अलग करती है। चलिए अगर हम बात करें अंडमान निकोबार की, तो अंडमान निकोबार में आपको उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार दिख रहा है ना। अगर हम अंडमान की बात करें तो अंडमान पर 4 प्रमुख द्वीप हैं। कितने प्रमुख द्वीप हैं? 4 प्रमुख द्वीप हैं। हम चारों को बता दें तो सबसे उत्तर में है उत्तरी अंडमान, बीच में है मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। तो अंडमान जो है, अंडमान 4 द्वीपों में बटा है। कौन कौन से? सबसे पहले उत्तरी अंडमान, दूसरा मध्य अंडमान, तीसरा दक्षिणी अंडमान और चौथा लिटिल अंडमान। या इसको हम लघु अंडमान भी बोलते हैं, अंडमान। तो अंडमान निकोबार 4 द्वीपों में बटा हुआ है। प्रमुखता से हैं तो बहुत से द्वीप, लेकिन 4 द्वीपों पर बटा हुआ है, जिसमें से आप देख सकते हैं चारों द्वीप। तो अगर हम बात करें उत्तरी अंडमान की, तो जो उत्तरी अंडमान है, यहां पर अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, जिसको हम बोलते हैं सैडल पीक,
अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक ये किस द्वीप पर है? तो ये उत्तरी अंडमान पर है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, और जिसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 738 मीटर। ये कहाँ स्थित है? आपके उत्तरी अंडमान पर, है ना, यहाँ पर। और अगर हम बात करें अंडमान निकोबार का जो ये चारों द्वीप हैं, जिसमें से उत्तरी अंडमान, तो इसके पूर्व में एक ज्वालामुखी है जिसको बोलते हैं नारकोंडम। तो अंडमान निकोबार के पूर्व में नारकोंडम जो है ये भारत का एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी है। मैं जितनी भी चीज़ें बोल रहा हूँ नोट करते रहिएगा, है ना, ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हैं, है ना। अब आप ये मत पूछिएगा ये किस एग्ज़ाम के लिए है, तो ये मैं सबसे जो भी टॉप के एग्ज़ाम हैं मैं उनके लिए आपको बता रहा हूँ। और टॉप का एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन करें तो उसके अंडर में सारे एग्ज़ाम आते हैं, है ना। तो हाई लेवल की प्रिपरेशन कीजिए, बाकी आप नीचे सब आ ही जाएगा, है ना। तो चलिए उत्तरी अंडमान की बात करें तो उत्तरी अंडमान के पूर्व में नारकोंडम द्वीप है, और ये जो नारकोंडम है ये भारत का एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी है। सुसुप्त का मतलब शांत ज्वालामुखी, है ना। चलिए, और साथ ही साथ अगर हम बात करें उसके दक्षिण में उत्तरी अंडमान के दक्षिण में आपको दिख रहा है मध्य अंडमान, है ना। मध्य अंडमान की बात करें तो मध्य अंडमान पर भी एक चोटी है जिसका नाम है माउंट डियो वैली। तो मध्य अंडमान पर माउंट डियो वैली चोटी है ना। साथ ही साथ मध्य अंडमान की अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो आपको दिख रहा होगा मध्य अंडमान, जो कि अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है ना। और मैं अगर बताऊं तो मध्य अंडमान के पूर्व में एक द्वीप है जिसको बोलते हैं बैरन द्वीप। कौन सा द्वीप? बैरन द्वीप। और ये मध्य अंडमान के पूर्व में बैरन द्वीप है जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि भारत में दो ज्वालामुखी पर्वत हैं, एक तो नारकोंडम जो कि हमारे उत्तरी अंडमान के पूर्व में है, और एक आपका है बैरन जो कि आपके मध्य अंडमान के पूर्व में है ना। तो ये भी याद रखिएगा कि उत्तरी अंडमान के पूर्व में नारकोंडम ज्वालामुखी है, और आपके मध्य अंडमान के पूर्व में बैरन ज्वालामुखी है। अब अगर हम बात करें दक्षिणी अंडमान की, जो कि मध्य अंडमान के दक्षिण में है, तो दक्षिणी अंडमान की अगर हम बात करें तो यहां पर अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। तो अंडमान निकोबार की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है वो किस द्वीप पर है? तो वो है आपके दक्षिणी अंडमान पर। दक्षिणी अंडमान पर पोर्ट ब्लेयर की अगर हम बात करें तो ये आपके दक्षिणी अंडमान पर है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इस दक्षिणी अंडमान पर, तो दक्षिणी अंडमान पर भी एक चोटी है जिसको हम बोलते हैं माउंट कोयब। माउंट कोयब, जो कि 460 मीटर है। 460 मीटर माउंट कोयब। अब अगर हम बात करें लिटिल अंडमान की, तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में दक्कन पास है। यह भी आपको याद रखना है कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में दक्कन पास स्थित है ना। और इस दक्षिणी अंडमान की अगर हम बात करें तो दक्षिणी अंडमान पर ही जो है सेल्यूलर जेल है। यह भी आप याद रखिएगा कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में दक्कन पास है, साथ ही साथ दक्षिणी अंडमान पर जो है सेल्यूलर जेल स्थित है ना। तो ये कुछ हमने अंडमान की बात की जो कि 4 द्वीपों में बटा हुआ है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, जिसमें से अंडमान निकोबार द्वीप में सबसे बड़ा द्वीप जो है वो मध्य अंडमान है ना। और आपने सारी चीज़ें
देख ली। अब हम बात करते हैं निकोबार की। निकोबार की आप लोग नोट कर लीजिए सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं निकोबार। तो भैया जो निकोबार है ये भी दो द्वीपों, मुख्य रूप से दो द्वीपों में बटा हुआ है। निकोबार की अगर हम बात करें निकोबार की, तो ये दो द्वीपों में बटा हुआ है ना। सबसे पहले कार निकोबार और दूसरा ग्रेट निकोबार। तो अगर हम बात करें कि अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी किस द्वीप पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे? कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो। जो अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो आपके ग्रेट निकोबार पर स्थित है, जिसका नाम है माउंट थ्विल्लर। थ्विल्लर, थू नहीं, थ्विल्लर। कौन सी? थ्विल्लर। तो अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट थ्विल्लर, जो कि आपके ग्रेट निकोबार पर है। माउंट थ्विल्लर, और इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी है 642 मीटर। 642 मीटर है ना। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच में कितने डिग्री चैनल है, या अंडमान और निकोबार के बीच में जो सकरा समुद्र है जिसको हम चैनल बोलते हैं, तो वो कितने डिग्री चैनल है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। इससे पहले आपने जितने भी चैनल्स हैं सारे आपने पढ़ रखे हैं, तो ज़रूर बताइए कमेंट करके कि अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है ना। कितने डिग्री चैनल? 10 डिग्री चैनल है ना। अब अगर हम बात करें तो अंडमान और निकोबार जो ये द्वीपों का समूह है, आपको पता ही है ना, आपने ये सारी चीज़ देखी। अब अगर हम बात करें कि जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु वो कौन सा है, उसका नाम बताएं। इंदिरा पॉइंट। तो जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ये किस द्वीप पर है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है ये आपके ग्रेट निकोबार पर है। इंदिरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये भी ग्रेट निकोबार पर सबसे दक्षिणतम बिंदु। अगर हम इसके अक्षांश की बात करें कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जिसको हम लोग इंदिरा पॉइंट है, इसका मैंने और भी नाम बताया हुआ, जिसको हम बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन बिंदु, तो ये कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? अगर हम इसके अक्षांश की बात करें, ये हालांकि मैप में इसको थोड़ा नीचे होना चाहिए था, लेकिन चलिए मैंने जैसे भी एडजस्ट किया वैसे बना दिया मैंने, तो आप लोग ध्यान से देखिए ये थोड़ा नीचे होना चाहिए। तो जो भारत का अंडमान निकोबार द्वीप है, तो उसमें जो ग्रेट निकोबार है ये कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? इससे पहले हमको यही बता दीजिए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। जो भारत का ये अक्षांशीय विस्तार है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना है? तो 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 है ना। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि ग्रेट निकोबार जो है पर स्थित जो इंदिरा पॉइंट है उसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश है ना। तो जो आपके इंदिरा पॉइंट का जो विस्तार है अक्षांशीय, तो वो 6 डिग्री 4 पर है ना। ये याद रखिएगा, 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर है इंदिरा पॉइंट। चलिए तो मैं साफ कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं लक्षद्वीप की, और इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो अंडमान निकोबार है, यहाँ पर कुछ जनजातियाँ रहती हैं, जैसे शैम्पेन है ना,
और भी कई सारी जनजातियां हैं। तो ये आप पता कर लीजिएगा कि अंडमान, और ये मेरा क्वेश्चन भी है आपसे कि अंडमान निकोबार पर रहने वाली जनजातियां कौन कौन सी हैं, तो ये आप कमेंट करके बताइएगा, है ना। मैंने एक बताया शैम्पेन, उसके बाद 3 और भी हैं, वो आप बताइएगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप, तो अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप जो है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है ना। ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जो लक्षद्वीप है ये पूरे भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हम सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और सबसे छोटा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में स्थित द्वीप है ना। जैसे कि आपने अंडमान निकोबार पढ़ा तो अंडमान निकोबार 572 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। वैसे ही जो आपका लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप पर कितने द्वीप हैं आप बताइए? 36 द्वीप हैं, है ना। लक्षद्वीप की अगर बात करें तो लक्षद्वीप में छोटे छोटे करके 36 द्वीप हैं, जिनमें से सिर्फ 11 द्वीपों पर ही आबादी है। अगर हम लक्षद्वीप के नाम की बात करें तो लक्षद्वीप के और कौन कौन से नाम हैं, तो लक्षद्वीप को हम लोग लकाद्वीप या अमीन द्वीप भी कहते हैं, अमीन द्वीप भी कहते हैं, है ना। लक्षद्वीप को हम लकाद्वीप या अमीन द्वीप भी कहते हैं। और लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है ना। क्या है? कावारत्ती। तो अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो जो लक्षद्वीप है इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जैसे जो आपने अंडमान निकोबार देखा तो अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप था आपका मध्य अंडमान। तो वैसे जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है एड्रोट। कौन सा? या कहीं कहीं पर एड्रोट ये लिखा हुआ है, सबसे बड़ा द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप है एड्रोथ, है ना। अगर हम बात करें एक और द्वीप की तो लक्षद्वीप का एक द्वीप है अमानी द्वीप। ये एकमात्र ऐसा द्वीप है जहां पर हवाई अड्डा है ना। अगर हम बात करें लक्षद्वीप के अमानी द्वीप की तो ये एकमात्र द्वीप है जहां पर और एक और हम बात करें पिटली द्वीप भी है लक्षद्वीप पर, पिटली द्वीप, जो कि एकमात्र द्वीप है जहां पर मनुष्य नहीं है, बिल्कुल मनुष्यों की कोई आबादी नहीं है ना। वहां पर सिर्फ पक्षी अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य है। अब अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप जो है ये मूंगा चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, प्रवालों से इसका निर्माण हुआ है। एक प्रवाल द्वीप भी इसको हम बोलते हैं। लक्षद्वीप कौन सा द्वीप है? प्रवाल द्वीप है। अब क्यों प्रवाल द्वीप है? क्योंकि इसका निर्माण जो है मूंगा चट्टानों या प्रवालों से हुआ है। अभी मूंगा चट्टान क्या है, प्रवाल क्या है? तो आप जानते हैं समुद्र में एक छोटा जीव रहता है जो कि 2 सेंटीमीटर का होता है ना। और जो हमारा प्रवाल है ये कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहता है, और कैल्शियम कार्बोनेट एक टाइप का चट्टान है, और उसी चट्टान को हम मूंगा बोलते हैं। इसलिए लक्षद्वीप का निर्माण जो है मूंगा चट्टानों से हुआ है ना। चलिए, तो ये लक्षद्वीप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां मैंने आपको दी। अब हम बात करते हैं कुछ और द्वीपों की। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ भारत के अन्य द्वीपों में चर्चा करेंगे। तो अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि उत्तराखंड में है गंगोत्री, और गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है? गंगा नदी। अब गंगा नदी गंगोत्री से होते हुए बांग्लादेश में पहुंचती है ना। भारत के 5 राज्यों से होते हुए बांग्लादेश में, लेकिन बांग्लादेश में पहुंचने से पहले ही जो गंगा नदी है ये पश्चिम बंगाल में जैसे ही पहुंचेगी तो दक्षिण की ओर मुड़ जाती है ना।
कि जो हमारी गंगोत्री से जो गंगा निकली ये उत्तर प्रदेश से होते हुए 5 राज्यों से प्रवाहित होती है और बांग्लादेश में अपना जल गिराती है। लेकिन बांग्लादेश में पहुंचने से पहले ही जब ये पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो पश्चिम बंगाल में पहुंचने पर इसकी एक धारा जो है दक्षिण की ओर मुड़ जाती है ना, और दक्षिण की ओर मुड़कर पश्चिम बंगाल में दक्षिण की तरफ बहने लगती है। तो उसको हम बोलते हैं हुगली नदी। कौन सी नदी? हुगली नदी, जो कि गंगा की ही एक सहायक नदी है और वो पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर बहती है। अब हुगली नदी पर कौन सा शहर पश्चिम बंगाल का स्थित है? यह हम बात करें पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता, वो किस नदी पर है? क्या बताएंगे आप? तो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता वो हुगली नदी पर ही स्थित है। और इस हुगली नदी के मुहाने पर कुछ द्वीप हैं। यहाँ पर कुछ द्वीप हैं। उन द्वीपों को हम बोलेंगे गंगा सागर द्वीप या न्यू मूर द्वीप। कौन सा द्वीप? गंगा सागर द्वीप या न्यू मूर द्वीप। याद रखिएगा कि हुगली नदी के मुहाने पर 2 द्वीप हैं, एक गंगा सागर द्वीप, दूसरा न्यू मूर द्वीप। अब अगर हम बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा में बहती है ब्रह्मणी नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मणी नदी। और ब्रह्मणी नदी के मुहाने पर एक द्वीप है जिसको हम बोलते हैं कौन सा? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। इसका पहले नाम क्या था? जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है इसका पहले नाम क्या था? तो पहले इसको हम व्हीलर द्वीप बोलते थे, लेकिन अब हम इसको बोलते हैं एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। अब इस एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर एक शहर है चांदीपुर। तो चांदीपुर में क्या होता है? जो मिसाइलों का परीक्षण होता है वो व्हीलर द्वीप के चांदीपुर से ही किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो मिसाइलों का परीक्षण है ये ओडिशा के व्हीलर द्वीप के किस शहर से किया जाता है? तो वो है चांदीपुर। चांदीपुर से जितनी मिसाइलें हैं उनका परीक्षण किया जाता है। चलिए अब अगर हम अगले द्वीप की बात करें तो आ जाइए आंध्र प्रदेश में, है ना। आंध्र प्रदेश में एक द्वीप है श्रीहरिकोटा। कौन सा द्वीप? श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश के तट पर ही है। अब श्रीहरिकोटा द्वीप पर एक लॉन्चिंग पैड है इसरो का, है ना, जहां से इसरो अपने जो है सैटेलाइट वगैरह ऊपर छोड़ता रहता है। तो ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में कहां? श्रीहरिकोटा, है ना, जो कि आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, यहाँ पर कुछ। और यहीं पर पुलिकट झील भी है, ये भी याद रखना। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर ही पुलिकट झील है। तो आंध्र प्रदेश के तट पर जो श्रीहरिकोटा है यहाँ पर इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। एक लॉन्चिंग पैड है जिसको हम लोग सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बोलते हैं। और इसी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की सहायता से ही इसरो जो है अपने PSLV और GSLV के माध्यम से सैटेलाइट को ऊपर भेजता है ना। तो ये आपका आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा हुआ। अब हम बात करेंगे कुछ और द्वीपों की। अगर हम बात करें तो आ जाइए आपके असम में। तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक द्वीप है माजुली द्वीप। ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है कि असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप, जिसको हम नदी द्वीप भी बोलते हैं, है ना। साथ ही साथ अगर हम और द्वीपों की बात करें तो आ जाइए श्रीलंका और भारत के बीच में, है ना। तो भारत और श्रीलंका, जैसा कि मैंने बताया आपको, भारत और श्रीलंका जो है आपस में किस जल संधि के माध्यम से जुड़े हैं? पाक जल संधि के माध्यम से, है ना। पाक स्ट्रेट भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो जो तमिलनाडु और श्रीलंका है, तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में आप जानते हैं मन्नार की खाड़ी है। ये अगर हम बात करें ये, तो यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी, है ना। और इधर हम बात करें तो ये है पाक की खाड़ी या पाक जलसंधि। अगर हम बात करें तो श्रीलंका के पूर्व में है पाक की खाड़ी और इधर है मन्नार की खाड़ी। तो जो तमिलनाडु और श्रीलंका है इसके बीच में मन्नार की खाड़ी है और मन्नार की खाड़ी में ही पंबन द्वीप है ना। पंबन द्वीप, ये भी याद रखना है आपको। और पंबन द्वीप के पूर्व में जो है आपका रामेश्वरम है। पंबन द्वीप के पूर्व में
पम्बन द्वीप को ही फिलहाल हम रामेश्वरम भी बोलते हैं, और ये आपका जो है पम्बन द्वीप के पूर्व में है। और अगर हम बात करें आदम ब्रिज की, आदम का ब्रिज या एडम्स ब्रिज, तो ये आपके पम्बन द्वीप पर ही है ना। पम्बन द्वीप पर कौन सा ब्रिज है? आदम का ब्रिज। और आदम का जो ब्रिज है ये किसका हिस्सा है? पम्बन द्वीप का हिस्सा है। और यहीं से जो है धनुषकोटि की शुरुआत होती है ना, धनुषकोटि की, ये याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं और द्वीपों की। देखिए, आप जानते हैं कि भारत में दो नदियां जो हैं अपना मुहाना खंभात की खाड़ी में बनाती हैं। वो कौन कौन सी दो नदियां हैं? नर्मदा और तापी नदियां, जो कि अपना मुहाना कहाँ बनाती हैं? खंभात की खाड़ी में। तो नर्मदा और तापी नदी के मुहाने पर भी कुछ द्वीप हैं। अगर हम नर्मदा की बात करें, ये नर्मदा नदी यहाँ पर अपना मुहाना बनाती है, नर्मदा तापी। तो नर्मदा नदी के मुहाने पर है अलियावेट द्वीप। कौन सा द्वीप? अलियावेट द्वीप, नर्मदा नदी के मुहाने पर। और तापी नदी के मुहाने पर है खदियावेट द्वीप। ये भी आप याद रखना कि जो अलियावेट और खदियावेट हैं, ये दो नदियों के मुहाने पर स्थित हैं, जिनमें अलियावेट नर्मदा नदी के मुहाने पर और खदियावेट जो है आपका तापी नदी के मुहाने पर स्थित है ना। बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग? देखिए, बोर मत हुई है ना। बोर होंगे तो कहीं ना कहीं आपको फिर अपने सपनों को पाना थोड़ा कठिन हो जाएगा। जो भी पढ़िए इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, और ऐसे पढ़िए कि आपको मज़ा आए। जो भी चीज़ आप मज़े के साथ करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं ना। चलिए फिलहाल हम लोग बात करते हैं आगे। अब हम बात करने जा रहे हैं भारत की समुद्री सीमा के बारे में, कि भारत की कितनी समुद्री सीमाएं हैं। तो देखिए, आप जानते हैं कि प्रत्येक देश को सिर्फ तट तक ही अधिकार नहीं है, समुद्रों में भी उसको कुछ निश्चित दूरी तक अधिकार दिए गए हैं। और आप जानते हैं कि जो समुद्र हैं वो कहीं ना कहीं संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार है ना। जैसे कि हमारी पृथ्वी पर बहुत से संसाधन हैं, वैसे समुद्र के अंदर भी बहुत सारे संसाधन हैं, और हर देश इन संसाधनों का उपयोग कर विकास करना चाहता है ना। तो अगर हम बात करें तो भारत में समुद्रों में भी कुछ देशों को अधिकार दिए गए हैं, और समुद्रों में कुछ देशों को निश्चित अधिकार देने के लिए एक समझौता किया गया था, जो कि हुआ था 1982 में, जिसको हम लोग बोलते हैं अनक्लोज। और अनक्लोज का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सी। फिर से बता दूं कि जो भारत के समुद्रों के आसपास जो देश हैं उनको भी कुछ निश्चित दूरी तक अधिकार दिए गए हैं, जिससे कि भी समुद्री संसाधनों का दोहन कर सके। और इसके लिए एक समझौता हुआ था 1982 में, जिसको हम अनक्लोज बोलते हैं या अनक्लोज संधि बोलते हैं, जो कि 1982 में हुआ था। अब इस अनक्लोज में सभी देशों की समुद्री सीमाएं निश्चित कर दी गई कि किस देश को कितनी समुद्री सीमा तक अधिकार है ना। तो जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों की सीमाएं निर्धारित करने के लिए जो समझौता किया, जिसको हम लोग अनक्लोज बोलते हैं, है ना। तो इसमें जो है भारत की 3 समुद्री सीमाएं निर्धारित की गई। कितनी समुद्री सीमाएं? 3 समुद्री सीमाएं निर्धारित की गई। अब वो 3 समुद्री सीमाएं कौन कौन सी हैं, चलिए हम जल्दी से उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं, जो समुद्री सीमा का निर्धारण है वो आधार से लिया जाता है ना। ये हमेशा रखिएगा कि जो भारत की समुद्री सीमा का निर्धारण है वो हमेशा आधार से लिया जाता है। और आप जानते हैं कि जो भारत के तट हैं वो कटे फटे और टेढ़े मेढ़े हैं। तो जो कटे फटे और टेढ़े मेढ़े तटों को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसी को हम बोलते हैं आधार रेखा, है ना। कौन सी रेखा? आधार रेखा। और आधार रेखा से ही जो है समुद्र की सीमा का निर्धारण किया जाता है, ये आप मत भूलिएगा, है ना। तो जो कटे फटे और टेढ़े मेढ़े तटों को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसको हम बोलते हैं आधार रेखा। और तट और आधार रेखा के बीच में जो जल होता है उसको हम बोलते हैं आंतरिक जल। कैसा जल? आंतरिक जल। तट और आधार रेखा के बीच में जो जल होता है उसको हम आंतरिक जल बोलते हैं। तो चलिए फिलहाल हम बात करते हैं भारत की
3 समुद्री सीमाएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले भारत की समुद्री सीमा। तो सबसे पहले हम बात करें प्रादेशिक जल सीमा। तो प्रादेशिक जल सीमा की अगर हम बात करें, पहले मैं तीनों नाम बता देता हूं। दूसरा संलग्न क्षेत्र मंडल, और तीसरा अगर हम बात करें अनन्य क्षेत्र मंडल। तो ये भारत की 3 समुद्री सीमाएं हैं। सबसे पहले प्रादेशिक जल सीमा, फिर दूसरा संलग्न क्षेत्र मंडल और तीसरा अनन्य क्षेत्र मंडल। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि प्रादेशिक जल सीमा क्या है। तो प्रादेशिक जल सीमा जो है ये आधार रेखा से लेकर 12 समुद्री मील तक होती है। आधार रेखा से लेकर 12 समुद्री मील तक जो सीमा है उसको हम बोलते हैं प्रादेशिक जल सीमा। और ये जो है प्रादेशिक जल सीमा ये 12 नॉटिकल मील तक भी है ना। ये भी याद रखिएगा नॉटिकल मील, कि प्रादेशिक जल सीमा कितने नॉटिकल मील तक है? 12 नॉटिकल मील तक। और एक नॉटिकल मील में 1.8 मील होता है। तो कहीं ना कहीं जो भारत का संपूर्ण अधिकार है, जिस पर भारत पूर्णतया जो है अपना अधिकार दिखा सकता है, तो वो कितने समुद्री मील तक है? 12 नॉटिकल मील या 12 समुद्री मील तक है ना। इस पर भारत का पूर्ण अधिकार होता है। तो भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा जो है 12 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत का पूर्ण अधिकार होता है। अब अगर हम बात करें दूसरा संलग्न क्षेत्र मंडल। तो संलग्न क्षेत्र मंडल की अगर हम बात करें तो संलग्न क्षेत्र मंडल जो है ये आधार रेखा से लेकर 24 समुद्री मील तक है। उसी को हम लोग बोलते हैं संलग्न क्षेत्र मंडल, है ना। आधार रेखा से लेकर 24 समुद्री मील तक। और ये आपको याद भी रखना है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन उठाता है कि भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा कितने मील है? 12 समुद्री मील। भारत की संलग्न क्षेत्र मंडल कितनी मील पर है? तो 24 समुद्री मील। और भारत को यहाँ पर 3 तरह के अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहला अधिकार कि भारत जो है ये सीमा वसूली का अधिकार इसको दिया गया है कि अगर इस सीमा के अंदर कोई भी आ रहा है तो उससे जो है वसूली की जा सकती है। साथ ही साथ सफाई का अधिकार, साफ सफाई का जो अधिकार है वो 24 समुद्री मील तक है। और जो वित्तीय अधिकार दिया गया है ये भी 24 समुद्री मील तक है ना। तो ये 3 अधिकार भी आपको याद रखने हैं। सबसे पहले संलग्न क्षेत्र मंडल ये 24 समुद्री मील तक है ना। और यहां पर 3 तरह के अधिकार दिए गए हैं भारत को। सबसे पहला अधिकार सीमा वसूली का अधिकार, दूसरा साफ सफाई का अधिकार और तीसरा वित्तीय अधिकार। ये 3 अधिकार दिए गए हैं। अब अगर अगले समुद्री सीमा की हम बात करें तो वो है अनन्य क्षेत्र मंडल। अनन्य क्षेत्र मंडल। तो अनन्य क्षेत्र मंडल जो है ये आधार रेखा से लेकर 200 नॉटिकल मील तक है, 200 समुद्री मील तक है। इसी को बोलते हैं अनन्य क्षेत्र मंडल, है ना। आधार रेखा से लेकर 200, जैसे अगर हम बात करें ये 12 समुद्री मील, 24 समुद्री मील और ये बात करें 200 समुद्री मील, है ना। तो 12 समुद्री मील तक जो भारत को पूर्णतया पूरा अधिकार है ना, वो कुछ भी कर सकता है, संसाधनों का दोहन कर सकता है। अगर हम 24 समुद्री मील की बात करें तो 24 समुद्री मील पर भारत को 3 तरह के अधिकार दिए गए हैं। सीमा शुल्क की वसूली का अधिकार दिया गया है, उसी के साथ जो है साफ सफाई का अधिकार और जो है वित्तीय अधिकार दिया गया है। अगर अब हम बात करें आधार रेखा से लेकर 24 समुद्री मील, आधार रेखा से लेकर 200 समुद्री मील तक, तो 200 समुद्री मील तक अनन्य क्षेत्र मंडल है।
और इसमें भी भारत को 3 तरीके के अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहला अधिकार दिया गया है कि भारत कोई भी नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। क्या कर सकता है? भारत कोई भी नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। दूसरा अधिकार दिया गया कि भारत कोई भी वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है या कोई भी वैज्ञानिक प्रयोग कर सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें परमाणु बम परीक्षण की, तो भारत किसी भी तरीके का वैज्ञानिक परीक्षण कर सकता है ना। उसी के साथ अगर हम बात करें तीसरा, तो तीसरा अधिकार यह दिया गया है कि भारत जो है संसाधनों का दोहन कर सकता है, और जो भी दोहन करेगा उस पर सभी देशों की जो है अपनी अपनी सहमति होगी और सभी देश उस संसाधन का आपस में जो है बंटवारा कर लेंगे, है ना। तो ये कुछ भारत की समुद्री सीमाएं हैं जिस पर हमने चर्चा की। अब कुछ जो 1-2 क्वेश्चन रह गए हैं उस पर हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, और लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो तो उसके लिए हम जो है जल्दी से इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, है ना। देखिए, एक चीज़ मैं और बताऊंगा कि पढ़ने के साथ साथ आप थोड़ा अवेयरनेस को भी बढ़ाएं, है ना। हर एक चीज़ को रटना बिल्कुल मत। बस मैं तो हमेशा से यही बोलता आया हूँ कि एक अंडरस्टैंडिंग रखना, एक समझ बनाना, समझ को विकसित करना है ना। तो अब हम बात करते हैं कुछ और भी द्वीपों की। देखिए, अगर हम बात करें मुंबई की, जो कि महाराष्ट्र में है ना, तो महाराष्ट्र जो है वहाँ पर एक द्वीप है एलिफेंटा, है ना, एलिफेंटा, और इसकी जो स्थिति है वो द्वीपीय है। तो अगर हम महाराष्ट्र में जो मुंबई है इसकी बात करें तो मुंबई जो है आपके किस द्वीप पर है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छे एग्जाम में आया हुआ है कि जो मुंबई है ये किस द्वीप पर बसा है। तो मुंबई की बात करें तो जो मुंबई है ये सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है, सालसेट द्वीप पर, और मुंबई की स्थिति जो है वो द्वीपीय है। और किस द्वीप पर बसा हुआ है? सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है ना। इसी के साथ अगर हम बात करें, और जो किस नदी पर, अगर नदी पूछ ले आपसे सालसेट द्वीप किस नदी पर है, तो उल्हास, उल्हास नदी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अब अगर हम बात करें गुजरात के दक्षिण में कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, ये भी हो गया। और हाँ, और अगर मैं बता दूं सबसे ज़रूरी चीज़, ये भी क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा गया है कि भारत में कितने % क्षेत्रफल पर मैदानी क्षेत्र का विकास हुआ है, कि भारत का कितना % क्षेत्रफल जो है मैदानी है। तो हम बात करें मैदानी क्षेत्र का जो विस्तार है वो भारत के कितने % क्षेत्र पर है, तो 48.0% क्षेत्रफल पर मैदानी क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि भारत के कितने % क्षेत्रफल पर मैदानी क्षेत्र का विस्तार है, तो वो 48% क्षेत्रफल पर है। अगर हम बात करें कि भारत के कितने % क्षेत्रफल पर पर्वत का विस्तार है, तो ये है 10.7% क्षेत्रफल पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। अगर हम बात करें पहाड़ों की, तो जो पहाड़ों का विस्तार है ये भारत के कितने % क्षेत्रफल पर है, तो ये आपका है 18.6% क्षेत्रफल पर, 6 या 7 अप्रॉक्स आप चेक कर लीजिएगा कि पहाड़ों का जो विस्तार है ये भारत के 18% क्षेत्रफल पर है। अगर हम बात करें पठारों की, पठारों के विस्तार की बात करें तो ये जो है भारत के 27.7% क्षेत्रफल पर है ना। तो ये कुछ जो है इनको भी आपको याद रखना है कि भारत के 48% क्षेत्रफल पर मैदानी क्षेत्र का विकास है, भारत के 10.7% क्षेत्रफल पर पर्वतों का विस्तार है, पहाड़ों का विस्तार 18.6% पर है और पठारों का विस्तार 27.7% क्षेत्रफल पर है। इसी के साथ और मैं कुछ एडिशनल आपको नॉलेज दे दूं
कि जो भारत का लिंगानुपात है वो कितना है। लिंगानुपात जानते हैं कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसको हम लिंगानुपात बोलते हैं। तो भारत का जो लिंगानुपात है वो 942 है। कितना है? 942 है ना। मतलब 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं? 942। तो ये भारत का लिंगानुपात है ना। इसी के साथ अगर हम बात करें जनसंख्या घनत्व की, कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यह है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व। अब अगर हम बात करें कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है आपका गंगा डॉल्फिन। साथ ही साथ अगर हम बात करें भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा, सबको पता है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ। और राष्ट्रीय अगर हम बात करें वृक्ष कौन सा है, बरगद। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कौन सा है, अशोक स्तंभ। और साथ ही साथ अगर हम बात करें राष्ट्रीय पक्षी हो गया आपका, मोर हो गया। हाँ, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय जो है, राष्ट्रीय गीत कौन सा है, चलिए बताइए। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो आपका है वंदे मातरम, है ना। तो ये सारी कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो कि आपको पता भी होंगी। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ें पसंद आई होंगी, मज़ा आया होगा, और इसी तरीके से हम लेक्चर आपको देते रहेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच।